YouTube चैनल कैसे हैं आप सब। होपफुली यू ऑल आर वेल ऑन योर प्लेसेस। इस सीरीज में हम बात कर रहे हैं सेलिब्रिटीज की। तो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी मुकेश अंबानी जी की और नीता अंबानी जी की। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं श्री रतन टाटा जी की। जी हाँ, क्या कहती है उनकी डेट ऑफ बर्थ की न्यूमरोलॉजी, क्या कहती है उनकी कुंडली, क्या है उनकी कुंडली में ऐसे योग जो कि उनको इतना दानवीर बना के गए, क्या है उनकी कुंडली में ऐसे योग जो कि उनके पास इतनी धन संपत्ति, इतना वैभव, इतना ऐश्वर्य होते हुए भी 4 बार उनकी लाइफ में कोई ना कोई आया। ये उन्होंने अपने मुंह से कई रील्स में बताया है, कई शॉर्ट्स में बताया है, कई इंटरव्यूज में बताया है कि उनको लाइफ में 4 बार उनकी लाइफ में उनको प्रेम हुआ, बट वो बात शादी तक नहीं पहुंच सकी। ऐसे क्या योग है जो बात बनते बनते रुक गई? ऐसे क्या योग है उनकी कुंडली में जो 10 साल की उम्र में ही उनके माता पिता का सेपरेशन हो जाता है और उनको उनकी ग्रैंड माँ अडॉप्ट करती है, वो अपनी ग्रैंड माता के साथ रहते हैं। तो ये तमाम चीजों को हम जानेंगे, समझेंगे कि क्या कहती है उनकी न्यूमरोलॉजी, क्या कहती है उनकी डेट ऑफ बर्थ। रतन टाटा जी, जिनका जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में होता है, उनकी न्यूमरोलॉजी और उनकी कुंडली हम दोनों समझते हैं। जो भी एस्ट्रोलॉजी लवर्स हैं वो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपकी इस बारे में क्या राय है। यहाँ पे अगर हम उनकी न्यूमरोलॉजी को समझें तो 28 से जो ड्राइवर आता है वो 1 पे आता है। 2 + 8 1। 1 अपने आप में एक रूलिंग टेंडेंसी देता है, राजा वाली क्वालिटी देता है, एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी देता है। किसी के अंडर ऐसे लोग काम करना पसंद नहीं करते हैं। और कहीं ना कहीं बताऊँ, 2 और 8 से जब 1 बनता है तो ऐसी डेट ऑफ बर्थ में रिलेशनशिप इश्यूज अक्सर देखे गए हैं, क्योंकि 2 नंबर चंद्रमा का, 8 नंबर शनि का, 1 नंबर अगेन सूर्य का। और सूर्य और चंद्रमा दोनों ही शनि के जो हैं एंटी प्लैनेट्स हैं। मतलब अगर हम न्यूमरोलॉजी की बात करें या एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो ये आपस में मित्र, अच्छे मित्र नहीं हैं, ये आपस में शत्रु हैं। कंपैटिबिलिटी की बिल्कुल नहीं होती, तो ऐसे में हमें रिलेशनशिप इशू देखना पड़ता है। दूसरी बात, फिर यहाँ पे अगर हम इस पूरी डेट ऑफ बर्थ का सम करते हैं, 2 + 8 + 1 + 2 + 1 + 9 + 3 + 7, मतलब पूरी डेट ऑफ बर्थ को हम सिंगल डिजिट में लाते हैं और इसका कंडक्टर निकालते हैं तो वो आता है 33 से 6, अगेन 6 नंबर, 1 और 6। फिर शादी के बिहाफ से यहाँ पे जो है हमारे को अफेयर तो देता है, लव तो देता है, प्यार तो देता है, लेकिन कहीं ना कहीं अनसक्सेसफुल रिलेशनशिप्स देता है, जो कि हमारे को इस डेट ऑफ बर्थ में देखने को मिलता है। फिर बड़ी सुंदर सी बात है कि यहाँ पे 3 और 7, 37 का उनका बर्थ है, तो 3 नंबर गुरु का और 7 नंबर स्पिरिचुअलिटी का। तो ऑटोमेटिकली उनमें नॉलेज भी थी, माइंड भी था, स्पिरिचुअलिटी भी थी, अध्यात्म से भी जुड़े हुए थे, क्योंकि 2 नंबर सीधे सीधे उनकी डेट ऑफ बर्थ में आता है, तो कहीं ना कहीं क्रिएटिव भी थे। तो जब ये सारी चीज़ों का संगम होता है ना, तो ऑटोमेटिकली एक राजा वाली क्वालिटी, ऊपर से अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी, क्रिएटिविटी और नॉलेज, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं मिलके उनको एक अच्छा बिजनेसमैन बनाने में उनका सपोर्ट करती हैं। इस ग्रिड में ना आपको एक और बड़ी सुंदर चीज़ समझने को मिलती है कि नाम की इम्पोर्टेंस देखो कितनी ज़्यादा होती है हमारी लाइफ में, हमारी न्यूमरोलॉजी में। आप अगर इस ग्रिड में देखो तो 5 अंक जो है वो दूर दूर तक नहीं आता, जबकि एक अच्छा सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने के लिए हमें 5 नंबर का सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट रतन टाटा जी का जो नेम की स्पेलिंग की न्यूमरोलॉजी है, जो उनका नाम का चैलिडियन है रतन टाटा से, वो अंक 5 पे आता है, जो कि लोशो ग्रिड के हिसाब से 951 की जो योग है उसको पूरा करता है, जो अपने आप में ही एक बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर, डिटर्मिनेशन का योग है और उससे कुछ अचीव करने का योग है। इस टाइप का योग जो है वो उनके नाम की स्पेलिंग से पूरा होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें समझ में आता है कि नेम का भी कितना बड़ा रोल हमारी लाइफ में, हमारी न्यूमरोलॉजी में होता है, और वो किस तरीके से टिल डेथ हमारे साथ वो एनर्जी चलती है, उस स्पेलिंग की एनर्जी, उस नंबर की एनर्जी हमारे साथ चलती है। ये इस डेट ऑफ बर्थ से हमें यहाँ पे प्रूव होता है। अब आते हैं हम इनकी कुंडली पे।
इनके लगन चार्ट पे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो लगन चार्ट है उसमें राहु जो है 12वें घर में है। अब जब राहु 12वें घर में है तो वो कहीं ना कहीं पितृ दोष देता है। अब आप ठीक इसी तरह से देखोगे, अगर उनका जो चलित चार्ट है, चलित चार्ट साथ ही साथ उनका नवांश, तीनों में ही चलित में राहु 12वें में है और नवांश में बृहस्पति 12वें में है। जब राहु या बृहस्पति कोई भी 12वें घर में आते हैं तो ऐसे में पितृ दोष देखा जाता है। पितृ दोष में भी कई हमारे को अपने परिवार में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे कि शादी में डिले होना, बच्चे ना हो पाना, या फिर परिवार में किसी का मन मुटाव से अलग होना, जो कि हमारे को रतन टाटा जी के घर में भी देखने को मिला। चाहे उनके माता पिता के साथ हम देख लें या फिर उनकी अपनी पर्सनल लाइफ, जो कि कहीं ना कहीं स्मूथ होते होते भी नहीं थी उनकी। कहीं ना कहीं हमें इंटरव्यूज से उस चीज़ों से पता लगता है कि एक अकेलापन उन्होंने कभी इंजॉय भी किया और कई बार उस चीज़ को उन्होंने फील भी किया। दूसरी चीज़ यहाँ पे अगर हम इनकी नवांश चार्ट को देखें तो नवांश में जो है क्या कहते हैं, राहु इनका 7वें में आता है। अगेन 7वें में जब राहु आता है फिर वो शादी में डिले या शादी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हमें देता है। तो और साथ ही साथ जो इनका शुक्र है, वीनस है, वीनस भी जो है बहुत मेजर रोल प्ले करता है। वीनस चलित में आता है 1st हाउस में, नवांश में आता है 2nd हाउस में, और लगन चार्ट में आता है वो जो है लगन चार्ट में आता है 1st हाउस में सन वीनस मरकरी का कॉम्बिनेशन। ये एक लक्ष्मी योग तो बनाता है, पैसे का योग तो बनाता है, लेकिन अगेन कहीं ना कहीं ये हमें अफेयर तो दे जाता है, प्यार तो दे जाता है, बट एक कहते हैं अधूरापन, प्यार के साथ अधूरापन भी ये हमें ऐसा शुक्र हमें दे जाता है, जो कि हमें इस चार्ट में देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं शनि। लगन में जो है शनि वो 4th हाउस ऑटोमेटिकली बहुत अच्छी स्थिति में है। अगर चौथे घर में, हमारी लाल किताब में कहा गया है, चौथे घर में शनि बैठा है तो उसे बिल्कुल छेड़ना नहीं चाहिए। वो आपको प्रॉपर्टी भी देगा, पैसा भी देगा। लेकिन अगर हम चंद्र कुंडली में चले जाएं, चंद्र कुंडली में यहाँ पे शनि 6ठे भाव में आ जाता है, जो कि हमारे ननिहाल के साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम्स इशू दिखाता है, जो कि हमें रतन टाटा जी की अगर हम उनके पास्ट में चले जाएं तो उनकी मदर के साथ उनके डिस्प्यूट्स के अकॉर्डिंग हमें दिखते हैं। अब हम चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा जो है लगन चार्ट में भी 11वें घर में है, जो कि अच्छा नहीं है, नीच का है। चलित में भी 11वें घर में है। नवांश में चंद्रमा केतु के साथ आता है 1st हाउस में, जो कि एजुकेशन देता है, लेकिन स्टिल इमोशनल बहुत ज़्यादा बनाता है, और कहीं ना कहीं मदर के साथ कोई ना कोई इशू या हेल्थ के साथ कोई ना कोई इशू, इस टाइप की चीज़ें दिखाता है, जो कि हमारे को उनके पास्ट में देखने को मिला। उनकी मदर के साथ उनका रहना नहीं हो पाया, वो 10 साल की उम्र में ही अपनी मदर से अलग हो गए। अब हम यहाँ पे समझते हैं कि बृहस्पति का क्या रोल रहा है इस कुंडली में। नवांश में हालांकि बृहस्पति से यहाँ पे पितृ दोष भी बन रहा है, लेकिन मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था और अब फिर बता रही हूँ कि बृहस्पति किसी का भी अगर केंद्र भाव में आ जाता है, जैसा कि इस कुंडली में, रतन टाटा जी की कुंडली में, चंद्र कुंडली में बृहस्पति जो है 4थे भाव में आ रहा है, तो हमारे शास्त्रों में, हमारी एस्ट्रोलॉजी में कहा गया है बाकी सारे ग्रह चाहे वो किसी भी स्थिति में बैठे हों तो वो इतना ज़्यादा बुरा प्रभाव नहीं देते हैं। बृहस्पति कहीं ना कहीं उसे सेव करके चलता है। उस पर से भी नवांश में बृहस्पति का इनकी कुंडली में बहुत ज़्यादा मेजर रोल रहा है। क्यों? बृहस्पति इनकी नवांश कुंडली में 12वें भाव में आता है, जो कि इन्हें एक धर्मी कुंडली भी कहलाती है। जब मैंने आपको बताया था ना कि हम समझेंगे कि इतना दान पुण्य करना और इतना, ऐसे लोग बहुत सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, वो किसी का दुख नहीं दे सकते, वो अपने से पहले सामने वाले को फीड करना पसंद करते हैं। धर्मी कुंडली लाल किताब में उसे कहा गया है, जो हमारे को इनकी रतन टाटा जी की कुंडली दिखती है बृहस्पति 12वें भाव में। अब हम यहाँ पे समझते हैं इतनी सक्सेस का राज, सबसे मेन चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ 6th हाउस। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, अगेन बता चुकी हूँ, 6th हाउस में जिसके जहाँ प्लैनेट, कोई भी प्लैनेट बैठा होगा, 6th हाउस है कॉम्पिटिशन्स का, गेन का। सबसे अच्छी प्लैनेट की जो वहाँ पे प्लेसमेंट है, सबसे अच्छी चीज़ जो है वो है राहु। राहु अगर 6ठे भाव में होता है वो तो
अलग ही बात है, वो तो बहुत ही अच्छा होता है, वो तो बहुत कुछ लाइफ में आपको वैसे भी दे जाता है, कॉम्पिटिशन्स जितवाएगा, बहुत सारी चीज़ें आपके साथ पॉजिटिव करेगा। लेकिन फिर भी अगर 6th हाउस में किसी के भी प्लैनेट हैं तो ऐसे लोग अपनी लाइफ में कभी मार नहीं खाते हैं, वो ग्रो करते ही करते हैं। और आप यहाँ पे देखोगे रतन जी का जो है, चाहे वो लगन चार्ट है, चाहे वो नवांश है, चलित है, चंद्र कुंडली है, किसी भी तरीके से हम देख लें, उनके छठे भाव में या तो केतु है या शनि है या बुध है। और बुध अपने आप में ही, जैसे राहु बहुत अच्छा है छठे भाव में, इसी तरह से बुध भी बहुत अच्छे रिजल्ट देता है छठे भाव में। तो कहीं ना कहीं उनकी सक्सेस, शार्प माइंड का एक कारण ये भी है कि उनके 6th हाउस ने भी उनको कहीं ना कहीं बहुत सपोर्ट किया है। अब लगन कुंडली में जो मंगल है 3रे भाव में आता है। मंगल और क्या कहते हैं, मंगल जब 3रे भाव में आता है ना, तो क्या देता है ये हमारे को, चलित में भी 3रे भाव में आता है, ये हमारे को पावर देता है, एनर्जी देता है, एक्स्ट्रा एनर्जी देता है, काम करने की जिज्ञासा देता है। ठीक है, तो आपने ये ललक, ये तड़प उनके अंदर देखी है, समझी है। ठीक है, चंद्र कुंडली में कहें तो मंगल कहीं ना कहीं 5वें घर में है। अगेन ये भी बहुत अच्छी प्लेसमेंट है मंगल की, जो हमें हमारे काम को दर्शाती है। फिर हमारी नवांश में जो है, चंद्रमा के साथ केतु 1st हाउस में आता है। केतु जब 1st हाउस में आ जाए तो सूर्य ऑटोमेटिकली उच्च का हो जाता है। और आप देखोगे लगन और चलित में भी सूर्य जो है उनका, चाहे सन वीनस मरकरी का कॉम्बिनेशन है जो अपने आप में लक्ष्मी योग बनाता है, पैसे का योग बनाता है, धन का योग बनाता है, लेकिन कहीं ना कहीं सूर्य जो है वो 1st हाउस में तो है, लगन में तो है, तो ऑटोमेटिकली सूर्य की पावर यहाँ पे और बढ़ जाती है, अच्छे रिजल्ट्स देता है सूर्य। यहाँ तक कि अगर आप मून कुंडली में भी देखोगे ना, तो वहाँ पे भी सूर्य जो है 3rd हाउस में अगेन बहुत अच्छी प्लेसमेंट में है। तो कुल मिला के ये सारी प्लेसमेंट्स जो थी उनको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन बनाती थी, चाहे वो माइंड वाइज कहें, चाहे उनके बिहेवियर वाइज कहें, चाहे उनकी दान करने की क्षमता कहें, चाहे उनका लोगों के प्रति रुझान कहें, या लोगों के प्रति एक समझ कहें, कहते हैं एक कैपेबिलिटी कहें। ये सारी प्लेसमेंट्स ऐसी थी जो कहीं ना कहीं उनको इस ग्रोथ की हाइक की तरफ लेके जाई। अब अगर हम बात करें, देखिए चंद्रमा उनकी कुंडली में कहीं पे भी अच्छी प्लेसमेंट में नहीं है। अगर नवांश में है तो चंद्र केतु का योग है, 1st हाउस में है, लेकिन अगेन 1st हाउस में चंद्रमा की प्लेसमेंट अच्छी है लेकिन केतु के साथ है, तो उनकी जो डेथ होती है वो भी चंद्रमा की दशा में होती है, उनकी चंद्रमा की महादशा चल रही है। और जिस दिन उनकी डेथ हुई है उस दिन बृहस्पति जो है 9 सितंबर को बृहस्पति जो है ट्रांजिट में आए थे। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजिकली सारी मर्ज होती हैं, चीज़ें सारी, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं। अगर हम करने लगे तो वीडियो और बहुत लंबा होता चला जाएगा। तो यहाँ पे मैंने कुछ नॉलेज अपनी आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए। कुछ जानकारी हो सकता है कि मेरे से छूट गई हो, वो मेरे को आपसे सीखने को मिले। तो इसी तरह से आगे भी चीज़ों का आदान प्रदान करते रहेंगे और नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे किसी और सेलिब्रिटी की, किसी और डेट ऑफ बर्थ की, किसी और चार्ट की। टिल देन, जय गुरु जी।